हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि भाई आपको जो पहले वीडियो बनाया हमने कि भाई फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर का जो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जो आया है, जिसको फास्ट डीएसआर स्कीम बोलते हैं, वो मैं बहुत क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर पाया। काफ़ी लोगों के वीडियो में कमेंट आए हैं कि भाई इट इज़ टू कन्फ्यूजिंग और बहुत क्लियर नहीं है। तो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू मेक इट इन पार्ट्स कि भाई उसमें जो टर्म्स है, हो ही सकता है कि भाई मैंने ठीक से एकदम क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किए हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाइड और एग्जांपल बेस्ड लेता हूँ। तो इसीलिए हम इसको अभी 2-3 पार्ट में कर देते हैं। पहले तो ये स्कीम जो है ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, मतलब छोटे अमाउंट के लिए है। 1 करोड़ और 5 करोड़ का लिमिट है, तो ये इन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए इस स्कीम को फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स ऐसा बताया है। तो इन्हीं के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए ही है। अब दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन का एक रीज़न हो सकता है, बहुत बड़ा रीज़न, कि भाई उसके टर्म्स जो है अनडिस्क्लोज्ड असेट और इनकम एंड अनडिक्लेयर्ड या अनडिस्क्लोज्ड इन फॉरेन असेट शेड्यूल। तो मतलब यहाँ पे अनडिस्क्लोज्ड जो इनकम और असेट है इसका अलग मीनिंग है, और फॉरेन असेट शेड्यूल में अनडिस्क्लोज्ड जो है उसका अलग मीनिंग है। तो हम अभी उसको पहले समझ लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या कवर्ड है, और हम उसके टर्म्स पे नहीं जाते हैं, उसको सीधा कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन ही कर देते हैं। तो दोस्तों पहले कैटेगरी में जो है इन्होंने ऐसा बताया है, पहले कैटेगरी में स्कीम में उन लोगों को कवर किया है जिन्होंने कुछ इनकम अर्न किया है या कोई असेट उस इनकम से अर्न की है जिसको इंडिया में टैक्स भरना चाहिए था पर उसका टैक्स भरा नहीं गया है। मतलब ये ब्लैक मनी है डायरेक्टली। पहली कैटेगरी कौन सी है कि भाई जो इनकम टैक्स होना चाहिए था वो इनकम टैक्स नहीं हुआ है इंडिया में, या उस इनकम से कोई असेट परचेस की गई है। तो इसलिए फॉरेन असेट और फॉरेन इनकम ये दोनों उसमें कवर की है। बट ये अनडिस्क्लोज्ड मतलब ये इसका इनकम जो है ये सब्जेक्ट टू टैक्स नहीं हुआ है। और ये सिर्फ फॉरेन असेट के लिए है कि इंडिया के तो एनीवेज इंडिया के लिए अलग लॉ है ही है इंडिया के जो है वो। तो ये सिर्फ फॉरेन असेट्स और फॉरेन इनकम जो इंडिया में टैक्स नहीं हुए उनके लिए है, पर वो इंडिया में टैक्स होने चाहिए थे, जो टैक्स होने थे उन्हीं के लिए है। तो पहला तो हो गया कि भाई ये पूरा ब्लैक मनी के लिए है, फॉरेन में मेरा कोई पैसा है जो मैंने अभी तक इंडिया में टैक्स नहीं किया। दूसरा जो है वो है कि भाई मेरा जेन्युइन इनकम है, इधर वो इंडिया में टैक्स नहीं था, जैसे मेरी फॉरेन सैलरी है, और इंडिया में जो टैक्स था उस पर मैंने टैक्स भर चुका हूं और भरने के बाद मैं बाहर लेके गया हूं। दूसरी कैटेगरी में 2 सिचुएशन कवर्ड है। एक तो मेरा इंडिया में टैक्स ही नहीं था इनकम, मेरी फॉरेन सैलरी, या फिर ऐसा इनकम जो इंडिया में टैक्स हो गया, इंडिया में टैक्सेबल था, वो इंडिया में टैक्स करने के बाद मैं बाहर लेके गया हूं। क्योंकि हम सारा ये डील किसके साथ, किसके लिए कर रहे हैं? फॉरेन असेट्स। फॉरेन असेट्स कैटेगरी 2 में सिर्फ फॉरेन असेट्स है, तो कैटेगरी 2 में फॉरेन असेट है। कैटेगरी 1 में फॉरेन असेट और फॉरेन इनकम भी था जो कि ब्लैक मनी के फॉर्म में था। कैटेगरी 2 में जो है सिर्फ फॉरेन असेट्स है जो कि भाई मेरा जेन्युइन है, मतलब टैक्स पेड है, बस मैंने अपने इंडियन आईटीआर में उसको फॉरेन असेट शेड्यूल में डिक्लेयर नहीं किया, मेरा रिपोर्टिंग रह गया है, सिर्फ मेरा कोई टैक्स चोरी है कि उसमें नहीं है। तो ये 2 कैटेगरी इस स्कीम में कवर की है। हम दोनों कैटेगरी को अभी टच नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैटेगरी 2 को कवर करेंगे विद एग्जांपल। तो वैसे वैसे ही हम एक एक आगे जाएंगे और उसके ऊपर एग्जांपल के साथ हम 2-3 वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे। तो अब हमारा पहला आएगा कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या कवर हो रहा है कि भाई मेरा इनकम जो है इधर इंडिया में टैक्स ही नहीं था, या फिर इंडिया में टैक्स था तो मैंने टैक्स भर दिया है, बस वो मेरा रिटर्न में शो करना रह गया, रिटर्न में मेरा वो असेट डिक्लेयर करना रह गया। तो अब यहां पर जो है, मान लेता हूं मैं एग्जांपल के लिए, आई एम एनआरआई, काफी सालों से मैं एनआरआई हूं, मेरा वहां पर सैलरी इनकम अर्न हो रहा था, वो वहां पर ही टैक्स होना था, तो इंडिया में टैक्स तो होना ही नहीं था, सवाल ही नहीं आता, एनआरआई था, सैलरी उधर ही थी, वहां पर ही टैक्स हो गया। उसके साथ में मेरा आईआरए अकाउंट था, मतलब 401k अकाउंट था। उसमें 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, रॉथ भी होता है, ट्रेडिशनल भी होता है, वो आगे हम चलेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में रिटायरमेंट अकाउंट था वहाँ पे। अब इनकम फॉरेन में टैक्स हो गया, तो मतलब मेरा लेजिटिमेट इनकम है, जेन्युइन इनकम है, टैक्स पेड इनकम है, फॉरेन में क्यों ना हो, वो हो गया। अब वो इनकम का कोई कंसर्न नहीं। अब उसके साथ में मेरा आगे रिटायरमेंट अकाउंट चल रहा है। अब मैं इंडिया में वापस आ गया, वहां पे खत्म हो गया, इंडिया में वापस आ गया और मैंने वहां का रिटायरमेंट अकाउंट कंटिन्यू किया। तो अब जब मैंने रिटायरमेंट अकाउंट वहां पे कंटिन्यू किया, 401k वहां पे कंटिन्यू किया, तो मैं यहाँ पे आने के बाद
कपल ऑफ ईयर्स तो मैं NOR रह सकता हूँ, मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो मुझे जब मैं इंडिया में रेसिडेंट बनता हूँ और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता हूँ, रेसिडेंट ही नहीं सिर्फ एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता हूँ, तब मुझे मेरे ITR में, जब मैं इंडियन रेसिडेंट बनता हूँ तो मेरे ITR में मुझे फॉरेन असेट डिक्लेयर करने होते हैं। फॉरेन असेट डिक्लेयर करने होते हैं, ये बहुत क्लियर लॉ है। पर वो किसको है? जब मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता हूँ। पहले तो मैं नॉन रेसिडेंट था, इंडियन ITR में कुछ डिक्लेयर नहीं, मैं रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट 2 साल का था, मान लेता हूँ मैं 2 साल में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट था, तो भी मेरे ITR में आना नहीं था। पर जैसे ही मैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया, तब मुझे डिक्लेयर करना था। अब मेरे 10 साल से आने वाला जो 401 के अकाउंट है, उसमें मान लो मेरा $1,00,000 है 401 के अकाउंट में। अब वो $1,00,000 तो जेन्युइन है, टैक्स पेड है, सब कुछ ओके है, तो वहां पे वो चल रहा है। अब जैसे ही मैं इंडिया में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया, मेरे रिपोर्टिंग में आना चाहिए था कि भाई मेरा करंट क्यूमुलेटिव बैलेंस में भी इन्वेस्टमेंट कम ही रहेगा। करंट क्यूमुलेटिव बैलेंस $1,00,000 है, वो वहां पे दिखना चाहिए था, वो मैंने नहीं दिखाया। ये सिंपल केस यहाँ पे कवर की है कैटेगरी 2 में। इनकम इधर इंडिया में टैक्सेबल नहीं था, या फिर इंडिया में टैक्सेबल था तो मैंने भर दिया था। दूसरा मैटर कि भाई वो मैं जब तक नॉन रेसिडेंट था तब तक तो दिखाना नहीं था, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने तक मुझे रिपोर्ट में रिटर्न में नहीं दिखाना था। जैसे ही मैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया तो मुझे वो डिक्लेयर करना था। ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरी सिचुएशन कि भाई मैं इंडिया में ही हूं, इंडिया में मैंने मेरे LRS के अंडर में, लिबरल रिमिटेंस स्कीम है, LRS के अंडर में मैंने पैसा बाहर भेजा, मैंने बाहर भेजकर कोई प्रॉपर्टी ले ली। अब मैंने प्रॉपर्टी ली या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट की, अब मुझे वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट जब मेरे पास में है वहां पे होल्डिंग में, तो मैंने ITR में शो करना था। दोनों ही केस में रिपोर्टिंग कब हो रही है? रेसिडेंट के लिए हो रही है, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। पर दोनों के सिचुएशन अलग है। एक में इंडिया में टैक्सेबल इनकम था, वो मैंने इंडिया में टैक्स भर दिया, और टैक्स भरने के बाद में फॉरेन में ले जाकर मैंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी है, वो मैंने मेरे ITR में फॉरेन असेट शेड्यूल में डिक्लेयर नहीं की। दूसरी केस फॉरेन में ही इनकम था, फॉरेन में ही टैक्स होना था, फॉरेन में ही मेरा इन्वेस्टमेंट है, पर जैसे ही मैं रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना तो मेरे ITR में आना चाहिए था इन्वेस्टमेंट। तो दोनों कैटेगरी में मैं रेसिडेंट बन गया हूं, मेरे रिपोर्टिंग में आना चाहिए था, मैंने नहीं किया। अब अगर ऐसा है तो मैं कैटेगरी 2 में फॉल हो रहा हूं, और मेरी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? मेरी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 5 करोड़ तक होनी चाहिए। 5 करोड़ से ऊपर है तो इस स्कीम में नहीं फिट होता है। तो हमने इसका अमाउंट की मॉनिटरी लिमिट भी देखी थी। तो अगर मेरा ITR में जो अनरिपोर्टेड बोल सकता हूं मैं, या फिर मतलब उसमें टर्म तो अनडिस्क्लोज ही आया है, पर किसमें? शेड्यूल में डिस्क्लोज नहीं किया है, जो स्कीम आई है उसमें। तो कंफ्यूज नहीं होते वर्ड के साथ। मैंने मेरे फॉरेन असेट शेड्यूल में 5 करोड़ से ऊपर की अगर अमाउंट बतानी रहेगी, ये मेरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी है, 401 के है बोलो, या फिर मैंने यहाँ से लेकर जाकर जो इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक में या प्रॉपर्टी में, वो 5 करोड़ से ऊपर की है, तो ये स्कीम मुझे एप्लीकेबल नहीं है, मुझे दूसरा अल्टरनेट रूट लेना पड़ेगा। पर मान लेता हूँ मेरी 4 करोड़ की है, वैल्यू 4 करोड़ की है, तो 4 करोड़ की है, मैंने डिक्लेयर नहीं किया है मेरे असेट शेड्यूल में, फॉरेन असेट शेड्यूल में, तो मुझे उससे इम्यूनिटी लेने होगा, इस स्कीम में जाना होगा, तो मुझे 1 लाख रुपए की पेनल्टी भरनी है। मैं 1 लाख रुपए की पेनल्टी भरूंगा। उसमें हमने वो देखा था कि भाई उसमें फॉर्म है, 4 फॉर्म है। फॉर्म 1 में मैं डिक्लेयर करूंगा कि भाई ऐसी ऐसी गलती मेरे से हुई है। फॉर्म 2 में वो ऑर्डर पास करेंगे कि भाई हाँ, आपकी ये गलती जो है वो इस स्कीम में बैठने जैसी है। मान लो आपका 401 के अकाउंट रेसिडेंट होने के बाद दिखना था, या फिर शेयर की इन्वेस्टमेंट आपके रिटर्न में दिखनी थी, आपने नहीं बताई, और वो 5 करोड़ के नीचे है, चलो मान लेते हैं, आपका वो डिक्लेरेशन के लिए लेते हैं, आपको 1 लाख की पेनल्टी भरनी है, ऐसी फॉर्म 2 में ऑर्डर देंगे। फॉर्म 3 में मैं उसको पेमेंट करके मैं अपलोड करूंगा कि भाई मैंने आपने जो दिया था 2 महीने का टाइम लिमिट, उसके अंदर में मैंने पैसा भरा, या फिर 2 महीने के टाइम लिमिट में मैंने पैसा नहीं भरा, तो अगला 2 महीने का एक्सटेंडेड टाइम मिलता है विथ इंटरेस्ट। पहले 2 महीने का टाइम विदाउट इंटरेस्ट 2 महीने में भर दो। मान लो 1 लाख का उन्होंने पेनल्टी बोल दिया, आज मुझे 15 अगस्त को बोल दिया उन्होंने, 15 अगस्त बोल दो, 15 सितंबर को बोल दिया उन्होंने ऑर्डर पास करके, मुझे 15 सितंबर के बाद में, सितंबर एंड होने के बाद 2 महीना, अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने में मुझे भरना था विदाउट इंटरेस्ट। नहीं भरा तो दिसंबर और जनवरी एंड तक मैं भर सकता हूं विथ 1% इंटरेस्ट मंथली 1% इंटरेस्ट के साथ भर सकता हूं। जैसे ही मैं वो भर के चालान अपलोड कर दूंगा, तो चालान अपलोड करने के बाद में वो फॉर्म 4 में, फॉर्म 3 में मैंने ये अपलोड किया, फॉर्म 4 में वो बोल देंगे कि भाई नाउ यू आर फ्री फ्रॉम
ब्लैक मनी एक्ट के इस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो भी प्रोसिक्यूशन पेनल्टी जो आनी थी उससे आपको फ्री कर दिया हमने, आपको उससे फ्री कर दिया हमने। नाउ यू आर रेगुलराइज्ड और आपको हमने रेगुलर ट्रीट कर दिया। तो यहां पर दोस्तों ये जो पार्ट 2 में या कैटेगरी 2 में जो है, इसमें सिर्फ मैंने रेसिडेंट होने के बाद मेरे से गलती से या मुझे लॉ ही पता नहीं था तो इसलिए मैं रिपोर्ट ही करना रह गया। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो फॉरेन से तो आ गए, पिछले 5-10 साल में बहुत सारे लोग आ गए और वो अपना 401 के तो बहुत लोगों ने कंटिन्यू किया पर बताना भूल गए, या फिर किसी ने अपना घर रखा है, रख छोड़ा है वहां पे, या किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट रखे हैं और वो यहाँ पे ITR में डिक्लेयर करना भूल गए, तो वो फॉरेन एसेट शेड्यूल में नहीं है। तो यहां पर मेरे लिए 1 लाख का पेनल्टी भर के मैं उसके पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से फ्री हो जाता हूं। तो ये हो गया कैटेगरी 2 में। अब सवाल आ सकता है कि एक 5 करोड़ की जो लिमिट दे रखी है वो लिमिट कैसे गिनना, कहां से समझना, वो क्या इन्वेस्टमेंट के अमाउंट समझना, क्या आज की डेट की मार्केट वैल्यू समझना, कि कौन सी डेट की समझना। तो उन्होंने क्लियर लिख दिया स्कीम में कि 31 मार्च 2026 के जो वैल्यूएशन आएगा उस वैल्यूएशन पे आएगा। अब वैल्यूएशन अलग अलग इसके अलग अलग होने वाले, प्रॉपर्टी का अलग वैल्यूएशन बनेगा, उसको वैल्यूअर चाहिए, शेयर्स अगर अनलिस्टेड है तो उसके लिए अलग चाहिए, लिस्टेड है तो उसके लिए अलग है, आपका 401 के अकाउंट है, सोशल सिक्योरिटी अकाउंट है तो उसके लिए अलग है। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग उन्होंने प्रोसीजर दे रखी है कि भाई आपके अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं और वो किस कैटेगरी में है तो उसके लिए वैल्यूएशन नॉर्म्स उस स्कीम में दे रखे कि भाई क्या वे से आपको वैल्यू करना है। पर डेट विल बी 31 मार्च 2026। मान लेते 31 मार्च 2026 को आपका 5.5 करोड़ का पोर्टफोलियो था, आज वो मार्केट टूटने की वजह से 4.5 करोड़ है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो। आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आप उस स्कीम के डेट को 5.5 करोड़ पे थे, 5 करोड़ के ऊपर की ये यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। वैसा वर्षा हो सकता है कि आपका उस डेट पे 4.5 करोड़ है और अभी मार्केट में अच्छे बूम होने के उस स्टॉक की वजह से आपका 5.5 करोड़ का हो गया, तो भी आप एलिजिबल हो। तो इस तरह से हमारा वैल्यूएशन डेट इज फिक्स 31 मार्च 2026। उस डेट को जो वैल्यूएशन आएगा उसके अकॉर्डिंगली हमको करना होगा। होप दोस्तों नाउ आई मे बी लिटिल क्लियर ऑन द कंसेप्ट। और हमने सिर्फ इसमें से एक कैटेगरी और वो भी लिमिटेड एग्जाम्पल तक देखा हमने कि भाई हमने सिर्फ यहाँ पे जो 401 के अकाउंट और इंडियन रेसिडेंट का जो LRS में लेके गए उसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इतना ही देखा। अब आगे हम कैटेगरी 1 भी देखेंगे और भी इसके कुछ सिनारियो आएंगे तो वो भी हम इसमें देखेंगे। और आप अगर कुछ स्पेसिफिक सिनारियो भी समझना चाहते हैं तो आप इस पे लिख ही सकते हो। हमने 401 के अकाउंट जो नॉन रेसिडेंट 401 के अकाउंट के साथ में इंडिया में आ रहा है तो उनके लिए भी एक वीडियो बनाया 3 महीने पहले हमने, तो वो भी आपको जो डबल टैक्सेशन होता है, क्योंकि वहां पे 401 के अकाउंट रिटायरमेंट पे टैक्स होता है या टैक्स एग्जम्प्ट होता है बट इंडिया डोंट रिकॉग्नाइज दैट, तो वो वहां पे हमारे लिए एनुअली कैसे टैक्स को पोस्टपोन करना है वो भी उसमें हमने दिया है। अब जो ये हमने एग्जाम्पल लिया है 401 के अकाउंट का, हमने सिर्फ डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, पर उसमें इनकम पार्ट भी होता है। 401 के अकाउंट हर साल अप्रिशिएट होता है। मैं एक बार रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया तो उस 401 के अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 1 साल के बीच में जो अर्निंग हुआ है वो यहाँ पे टैक्स होता है, तो वो कैटेगरी 1 में आ सकता है, पर हम वो उसको वहाँ पे कवर करेंगे। बट 401 के अकाउंट सिर्फ डिक्लेरेशन का ही पार्ट नहीं है, सिर्फ हमको एसेट लायबिलिटी शेड्यूल में मतलब फॉरेन एसेट शेड्यूल में दिखाना इतना ही नहीं है, हमको उसके ऊपर का इनकम भी डिक्लेयर करना होता है। पर इस बीच में आप वो 401 के अकाउंट का जो रिटर्निंग इंडियन है उनके लिए जो 401 के अकाउंट का जो वीडियो है वो भी देख लीजिए, उसमें हमने टैक्स का कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको उसके ऊपर से ये स्कीम भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो होप दोस्तों आपको अब ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर क्लियर नहीं होगा तो बिल्कुल आप लिखिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन यू कि भाई ये कैसे वर्क होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।